Students, after the completion of drug house management in the previous lecture, now today we will discuss about the new topic of your DSBM drugstore and business management, that is inventory control. आपका नया टॉपिक है इन्वेंट्री कंट्रोल. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है, हम बात करेंगे सबसे पहले इन्वेंट्री की कि इन्वेंट्री होता क्या है. जो भी हम जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी सारा जो एसेट्स है, ठीक है, जो कि यूजफुल है किसके लिए, फॉर मेकिंग मनी, जो कि हमें प्रॉफिट के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए यूजफुल है, उसको हम इन्वेंट्री में कंसीडर करते हैं. जैसे कोई भी शॉप है, हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी शॉप है, उस शॉप में बहुत सारा सामान है, जैसे मशीनरी है, ठीक है, कुछ मशीन्स है यूज करने के लिए, ठीक है, और स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, फ्रिज रखा हुआ है, और वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं. ये सब किस में आता है, इन्वेंट्री में आता है. या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री पूंजी को कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना जो भी है हमें प्रॉफिट हो रहा है, वो सब चीजें, उन सब चीजों का सम, उन सबको मिलाकर क्या बन जाता है, इन्वेंट्री बनता है. यानी कि हम कह सकते हैं इन्वेंट्री इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल हो गया. ठीक है, कोई मशीनरी है, अगर मान लो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ रॉ मटेरियल हो गया उसका, जो भी हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, उसमें जो भी लेबर यूज हो रहे हैं, वर्कर्स यूज हो रहे हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, ये किस में कंसीडर किया जाता है, इन्वेंट्री में कंसीडर किया जाता है. ठीक है, और अगर हम इस बात करें कि क्या क्या चीजें आ जाती है इन्वेंट्री में, जैसे रॉ मटेरियल की आपको बात बताई, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, अब जो भी मशीनरी है उसकी मेंटेनेंस आ गई, जितने लेबर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, कंज्यूमर को जो सप्लाईज करनी है, जो सारा चीजें A to Z चीजें जो कि यूजफुल है किसके लिए, फॉर द प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर जो कि प्रेमिसेस है, जो भी बिजनेस है, उसके लिए जो प्रॉफिटेबल है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं. ठीक है, एक तरह की पूंजी. ठीक है, पैसा तो है ही, ठीक है, लेकिन इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है. मैन पावर भी आ जाती है इसके अंदर, मशीनरी भी आ जाती है, जो आपका रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, ठीक है, और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, सब चीज का सबका सम कर दिया, सबको इंक्लूड कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री. अगर हम डिफाइन करना चाहें इन्वेंट्री को, तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि इन्वेंट्री इज डिफाइंड एज द, इट इज अ स्टॉक, एक तरह का स्टॉक है, ऑफ गुड्स मेंटेन फॉर, जो कि मेंटेन करके रखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन एंड सेल. तो ये डेफिनेशन है इन्वेंट्री कंट्रोल की. इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया, अब उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. अगर कोई मशीनरी है उसको मेंटेन करना जरूरी है. ठीक है, रॉ मटेरियल हमें कितना चाहिए, ऐसा थोड़ी है, रॉ मटेरियल जितना हमें यूज है उसके अकॉर्डिंग ही हम रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, तो उसको कंट्रोल करना. ठीक है, एम्प्लॉयज कितने, वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं कि आपको एक प्रेमिसेस में 10 पर्सन रिक्वायर्ड हैं, लेकिन आपने रख रखे 20 पर्सन, तो 10 को तो आप एक्स्ट्रा ही पे कर रहे हैं ना, वो जो 10 को एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो आप अपना और किसी जो जहाँ पे बेनिफिशियल है उस काम में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने स्मूथ बिजनेस चलाना है तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना. ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत कंट्रोल करना मतलब कि इसको मैनेज करना बहुत एसेंशियल है, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो एफिशिएंट वे से चले और स्मूथ प्रोडक्शन हो. ठीक है, तभी इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन है ये कि स्टॉक ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स है, गुड्स आ गया, जो भी मशीनरी आ गई, उन सबको इस तरह से मेंटेन करके रखना ताकि वो फ्यूचर पर्पस के लिए प्रोडक्शन करनी हो या सेल करनी हो. प्रोडक्शन में मशीनरी को ले लिया, सेल में अगर मान लो किसी की केमिस्ट शॉप है, मेडिसिन की शॉप है, उसके लिए यूजफुल हो. ठीक है, तो ये होगी इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन. और अगर बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल में, जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, कंट्रोल कैसे किया जाए उसके बारे में बता रही हूँ कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके पास कोई ऑर्डर आया, जैसे अलग अलग तरह की टेबलेट्स आती हैं, आपने देखा है कुछ टेबलेट्स ऐसी होती हैं जिनका साइज छोटा होता है, कई टेबलेट्स लार्जर इन साइज होती हैं. तो उसमें क्या होता है, जो कई बार इस तरह का ऑर्डर आ गया है पीछे से कि एक मिनी टेबलेट, माइक्रो टेबलेट बनानी है, तो वो मशीन्स के अलग अलग पंच आते हैं,
उसी की तरह उस पंच से ही उनका जो साइज होता है, कहीं में डाई बड़ी होती है तो वो पंच वो बड़ा टेबलेट प्रोड्यूस करता है, डाई छोटी होती है तो छोटा टेबलेट प्रोड्यूस करता है। अब उसको ऐसा ऑर्डर आया है कि वो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, तब वो उस डाई को परचेज कर सकता है। ठीक है, भी इतना बड़ा ऑर्डर आया है, कहाँ उसने वो उस डाई पे अगर मान लो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पास बेनिफिट भी तो हो रहा है। लेकिन अगर उसने देखा कि हाँ भाई मेरी कंपनी में कोई भी मतलब कि एक्सीपिएंट है, जैसे मान लो स्टार्च है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उसने वो इतनी एक्सेसिव क्वांटिटी में मंगवा के रखा हुआ है, इतना स्टॉक, और यूज़ करे उसने इसलिए मंगवा लिया कि हाँ चलो कोई भी चीज़ हम बल्क में लेते हैं तो वो सस्ती पड़ती है। ठीक है, उसने ये मंगवा ली कि ये हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी, ठीक है, लोअर कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन वो लोअर कॉस्ट क्या वो पड़े खराब भी तो हो सकती है, हमने जो बल्क में लेते हैं उसको फिर मेंटेन भी तो करना पड़ता है। इंस्टेड कि वो उसको मंगवाए, वो अपना उतनी लिमिट मंगवाए जितनी उसको रिक्वायर्ड है। हाँ भाई, हर क्वार्टर पे हर 3-3 महीने के बाद वो उसको मंगवा सकता है। लेकिन उसने क्या किया, उसने डाई के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, डाई से उसको ऑर्डर मिलता और उस ऑर्डर से उसको प्रॉफिट होता है, उसने डाई पे इन्वेस्टमेंट ना करते हुए उसने स्टार्च मंगवा लिया, बहुत सारी अमाउंट में बल्क में मंगवा लिया। ठीक है, तो ये एक तरह से इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं हुई, उसको मेंटेन नहीं किया। ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे बेनिफिशियल है और कहाँ पे नहीं, किस इन्वेंट्री पे ज़्यादा पैसा लगाना है। अब जो उसकी मशीन थी, अगर वो डाई अरेंज कर लेता तो वो ऑर्डर उसके लिए बेनिफिशियल होता है। इंस्टेड की उसने इतना अमाउंट में एक्सीपेंट स्टार्च मंगाया, वो तो जब उसको रिक्वायर्ड होता तभी करना। तो हमें इस तरह से मेंटेन करना है कि ऐसा भी ना हो कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाए। आपने इतना सारा स्टार्च मंगवा लिया, इतना पैसा लगा दिया उस पर, उसको ब्लॉक करके रख दिया। इंस्टेड की आप थोड़ा सा पैसा उस डाई के ऊपर, जो पंच है, डाई है जिससे जो साइज डिफरेंट साइज की टेबलेट्स बनती हैं, ठीक है, वो मंगवाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इन्वेंट्री जो भी एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू है, आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको ब्लॉक भी ना करे। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए। अब देखो कोई मान लो कोई कंपनी है जिसमें क्या होता है, पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, कभी जैसे साल 6 महीने बाद, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, और उसने इतनी महंगी मशीन पैकेजिंग की ला के रख ली। ठीक है कि हाँ भाई चलो ये, या फिर सीलिंग की मशीन, पैकेट सील करने वाली मशीन, इस तरह से लाकर उसने रख ली भी, इसको यूज़ करेंगे। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार। इंस्टेड कि वहाँ पे वो मशीन लेकर आने की बजाय वहाँ पे कोई और इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको अगर मान लो कहीं पे, इससे अच्छा तो वो होता है, वो अगर उसने जब पैकेजिंग करनी है किसी जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे जाकर अपनी जो भी मटेरियल है उसको पैक करके उनको उसका रेंट दे देता है। ठीक है, वो ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहता है इंस्टेड कि वो इतनी महंगी मशीन उसको परचेज, जब उसको काम ही नहीं है। हाँ, अगर डेली का काम है कि डेली के डेली उनको वो मशीन यूज़ करनी है, तो वही है कि इसमें इन्वेंट्री का मतलब यही एक एग्जांपल दिया था कि ऐसा ना हो कि आपका जो आप कंट्रोल कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री के ऊपर इस तरह से कर दी कि आपका पैसा ब्लॉक भी ना हो। ठीक है, कि रुक के खड़ा हो गया, भी इतनी बड़ी मशीन तो ला दी, अब उसका यूज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो ब्लॉक भी ना हो आपका, जो भी आपने इन्वेंट्री के ऊपर जो आपने पैसा लगाया है, और ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हो, जैसे स्टार्च मंगवा लिया, एक्सीपेंट कोई भी एक्सीपेंट मंगवा लिया। ठीक है, तो ये होता है इन्वेंट्री पे कंट्रोल। ठीक है, अब जो इन्वेंट्री पे कंट्रोल है उसके फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू असेस द मटेरियल रिक्वायरमेंट सिस्टमेटिकली। ये किस में हेल्पफुल होता है, हमें मटेरियल के बारे में पता लग जाता है सिस्टमेटिकली। अब हमें पता है, ठीक है, कि हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हमें पहले ही पता लग जाएगा क्योंकि हम उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखेंगे ना। ठीक है, कि जो मटेरियल चाहिए वो मंगवाएंगे, जो मटेरियल नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है जो आपके पास पहले से ही अवेलेबल है आप उसका स्टॉक और मंगवा लोगे। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल से हमें ये हेल्प मिलती है कि हम एक मटेरियल को जांच लेते हैं, हमें असेस कर लेते हैं कि कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन एंड सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लोएस्ट कॉस्ट। आप इन्वेंट्री कंट्रोल से क्या है, आप अगर इन्वेंट्री पे कंट्रोल करके रखेंगे तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टार्च का एग्जांपल है, अब स्टार्च में तो आपने क्या है, बल्क में मंगवा के रख दिया, मे बी 100-200 का बेनिफिट होता है या कितने ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, अब 100-200 के पीछे
पीछे आपने वो इतना स्टॉक रख लिया स्टोर करके, मे बी वो डिकम्पोज हो जाए, पड़ा पड़ा इतना खराब हो जाए, क्योंकि उसको मैनेज स्टोर करके उसको मैनेज करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह से वो एक्सेप्शनल केस आ गया। लेकिन अगर हम इसको मेंटेन करके रखेंगे तो हम लोएस्ट कॉस्ट पे अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पैकेट सील का एग्जांपल दिया कि उसको, अगर आपको पैकेट सीलिंग मशीन है, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इतनी बड़ी मशीन क्यों ला कर रखेंगे अपने पास, आपको रिक्वायरमेंट 5-6 महीने बाद पड़ रही है, तो जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ जाइए और उसका रेंट पे कीजिए, ठीक है। इंस्टेड की इतनी बड़ी इतनी लाखों में जो आ रही है वो मशीन, उसको ला कर रखिए, तो लोएस्ट कॉस्ट पे, ठीक है, हमें सप्लाई करती है जो भी क्वांटिटी हमें चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट फंक्शन है टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक। अब जो भी स्टॉक है हमारे पास, चाहे वो रॉ मटेरियल है, उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये हम मंगवा लेते हैं, ये चीज अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है, और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम नहीं मंगवाते। तो जो स्टॉक है ना वो मेंटेन करके रखते हैं, ये इसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसमें भी इन्वेंटरी कंट्रोल हेल्पफुल होती है। उसके बाद फोरकास्टिंग द अवेलेबिलिटी। फोरकास्टिंग मतलब कि एक तरह से अनुमान लगाने में, जो अभी आपको बात बताई कि हाँ कि ये चीज हमारे, ये रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, तो हम नेक्स्ट ऑर्डर कर सकते हैं। वैसा तो नहीं ना कि एकदम से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें एकदम से कोई ऑर्डर आएगा और हम सामान फटाफट परचेज करके ले आएंगे और उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश्ड प्रोडक्ट उसी टाइम तैयार करके दे देंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो फोरकास्ट पहले से ही एक तरह का रिकॉर्ड होगा हमारे पास कि ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, अगर हमारे पास इस तरह का ऑर्डर आता है तो हम ये उस ऑर्डर पे उसको उसी टाइम डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर तो हमारे पास हमें अनुमान ही नहीं होगा, घर पे भी कोई सामान खत्म होने वाला होता है, हम पहले सोच लेते ना कि ये सामान लाने वाला है, खत्म होने वाला है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो कि इतनी बड़ी यूनिट होती है, या फिर सिंपल आप केमिस्ट शॉप या ड्रग शॉप ही लगा लो, मेडिसिन की शॉप ही लगा लो, उसमें भी स्टॉक जब खत्म होने वाला होता है तो इन्वेंट्री कंट्रोल अगर रहेगा तो पता लग जाएगा, एक तरह से फोरकास्ट हो जाएगा, एक तरह से अनुमान लग जाएगा कि क्या प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है और किसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये होगा इसके फंक्शन, किसके, इन्वेंट्री कंट्रोल के। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों जरूरी है, हम पढ़ रहे हैं तब से इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। हर चीज, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो कोई मशीन है, चाहे वो कोई लेबर है, वर्कर है, कितने लेबर रखने, कितने वर्कर, वो सबको कंट्रोल करना इन्वेंट्री कंट्रोल है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों, क्योंकि टू अवॉइड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे लगाएं और एक्सेसिव ना लगाएं, ज्यादा ना लगाएं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट है अंदर किसी मशीन के कोई पार्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो ना आते हुए किसी ने भाई बाहर जो गेट है बड़ा अच्छा डेकोरेट करके बहुत बढ़िया तरीके से ऑफिस बनाए हैं, बढ़िया उसमें मार्बल्स लगे हैं, वेल फर्निश्ड ऑफिसेज अवेलेबल है, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी थी, रिक्वायरमेंट थी किसकी, वो मशीन के किसी पार्ट की, ठीक है। अगर वो पार्ट नहीं होगा तो आगे फिर कोई ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट, कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, कम इन्वेस्टमेंट में वेस्टेज ना हो, एक्सेसिव भी ना हो, वेस्टेज, मिनिमाइज वेस्टेज, ये तो वेस्टेज वाला काम हो गया, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना लगे, ठीक है। और किस लिए, टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू कस्टमर। अब ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस प्रेमिसेस है, चाहे वो ड्रग की शॉप की एग्जांपल ले लो, क्या मेडिसिन शॉप की, या फिर आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एग्जांपल ले लो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे इन्वेंट्री प्रॉपरली मेंटेन होगी, कंट्रोल होगी, ठीक है, तो वो उसी टाइम पे हर चीज कस्टमर को अवेलेबल होगी। यानी एक शॉप पे अगर स्टॉक अवेलेबल होगा, अगर मान लो उसकी शॉप पे नहीं है, ठीक है, उसके वेयर हाउस में भी अवेलेबल है स्टॉक, इन्वेंट्री कंट्रोल कर रखी है ना उसने कि वेयर हाउस में भी अपना स्टॉक जो उसका खत्म होने वाला था वो उसने वेयर हाउस में स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो तुरंत कस्टमर को उसी टाइम इमीडिएटली कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कोई बड़ा ऑर्डर है, उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं पड़ा, तो पहले वो रॉ मटेरियल लेने जाएगा, ऐसा नहीं होता। कोई ये थोड़ी है कि आपने कोई ग्रॉसरी का सामान लेना है, 2 मिनट में जाके और फटाफट आप उसको प्रिपेयर करके अवेलेबल करवा दोगे, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपके पास हमेशा स्टॉक में रॉ मटेरियल होना चाहिए, मशीन प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, और मैन पावर यानी काम करने वाले भी पूरे
वर्कर्स और एम्प्लॉयज होने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मशीन्स तो है, ऑपरेट करने वाले नहीं है, तो वो भी इन्वेंट्री कंट्रोल में ही आ जाता है। ठीक है, तो उसको अब ये सारी चीजें प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं और मेंटेन्ड हैं, तो कस्टमर को उसको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसमें डिले नहीं होगा, उसको टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ यही मोटिव होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का। ये मोटिव्स हैं, मतलब कि एम ऑब्जेक्टिव है कि क्यों रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री कंट्रोल की। ये तो होगी रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निक्स की। अब इसके मेथड्स होते हैं कि हम किस तरह से जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, ठीक है, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, जैसे एबीसी एनालिसिस, ठीक है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल इसको कहते हैं एबीसी एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। सारे जितने भी टेक्निक्स है ना इस चैप्टर में, सिर्फ टेक्निक्स ही डिटेल में दे रखी है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है परपेचुअली इन्वेंटरी सिस्टम एंड फोर्थ वन इज बीईडी एनालिसिस। ये जो तीन सिस्टम्स है ना, एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड बीईडी एनालिसिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन हमेशा कवर होता ही होता है, बाकी भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस, सिक्स वन इज सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल्स एंड सेवंथ वन इज यूज ऑफ मटेरियल बजटिंग। तो ये हो गया हमारे टेक्निक्स कि कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं टू ऑब्टेन और टू गेन द इन्वेंट्री, टू कंट्रोल द इन्वेंट्री। उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज होंगे, तो इसमें वन बाय वन करके हम इन मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, जो ड्रग स्टोर है, ठीक है, उसमें देखो अलग अलग तरह का स्टॉक पड़ा होता है। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, चीप भी होता है और मॉडरेट भी होता है, अलग अलग तरह का स्टॉक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है अलग अलग कैटेगरी में, जैसे ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ए कैटेगरी में बहुत एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं और आइटम्स होते हैं वो ए कैटेगरी में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, ये नियर अबाउट 10% ही रखा जाता है, और ये टोटल बजट का कितना लेता है, ये टोटल बजट का 70% ले लेता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और जो बी कैटेगरी होती है इसमें मॉडरेट आइटम्स रखी जाती हैं, जो कि 20% रखी जाती है, और 20% ही टोटल बजट का इंक्लूड करता है। और जो सी कैटेगरी होती है, इस सी कैटेगरी में वो ये 70% रखा जाता है, ये बहुत चीपर होता है, तो इसका स्टॉक भी ज्यादा रखा जाता है, और ये सिर्फ नियर अबाउट 20% ही पूरे टोटल बजट का लेती है। तो इस तरह से इनकी कैटेगरी बना दी जाती है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है, कोई चाहे ड्रग स्टोर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो इस तरह से इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो ए बी सी है, जो ए आइटम आ जाती है, ए आइटम में क्या होता है, जो अब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें आ गई तो उसमें कंट्रोल, बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए। ठीक है, और उसको हैंडल भी कौन करता है, मैनेज भी कौन करता है, जैसे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मशीन से आ गई तो उसको कौन हैंडल करता है, बाय सीनियर ऑफिसर्स। अब जब बी की बात करें, बी में आ गए मॉडर्न टाइप के प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज्यादा सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम मेंटेन कर सकते हैं। और जो सी है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है कि स्टॉक्स कितना है। अब जो ए है वो एक्सपेंसिव बहुत है, उसका स्टॉक ज्यादा नहीं रख सकते। अगर मान लो आपने कोई भी एक्सपेंसिव चीज का ज्यादा स्टॉक रख लिया, वो खराब हो गया, तो आपके लिए बहुत ही लॉस की बात हो सकती है। जो बी है उसका मॉडरेट स्टॉक रखा जाता है, और सी का तो स्टॉक ज्यादा रख लो, कोई दिक्कत नहीं, खराब भी हो गया, वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो चीप रेट पे अवेलेबल होती है, चीप प्राइस पे अवेलेबल होती है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा ABC एनालिसिस, जिसको ऑलवेज बेटर कंट्रोल भी कहते हैं। तीन कैटेगरी में, कोई भी चाहे ड्रग शॉप है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें जो रॉ मटेरियल है, या फिर कोई भी आप कह सकते हो कि जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है स्टॉक की, वो स्टॉक को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, तीन कैटेगरी में। और वो कैटेगरी किस बेस पे होती है कि कौन सी ज्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी चीप है, उसके बेस पे उसको कैटेगराइज किया जाता है, और उसी के बेस पे वो स्टॉक स्टोर किया जाता है। ज्यादा एक्सपेंसिव का ज्यादा स्टॉक नहीं रखा जाएगा।
ठीक है, जो चीप है उसका ज़्यादा स्टॉक भी रख दिया, डिटोरेट भी हो जाता है, डिकम्पोज भी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इसका ज़्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, तो ये है एबीसी एनालिसिस। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो इसको एबीसी एनालिसिस में स्टोर कीपिंग करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कैटेगरी इनकी अलग अलग कैटेगराइज करती है, तो स्टोर कीपिंग में बहुत हेल्पफुल है, स्टोर कीपिंग इजी हो जाती है। और इसमें कहते हैं मटेरियल को हैंडल करना भी इजी हो जाता है, हाँ भाई ये तो चलो चीप क्वालिटी का है, इसको हम रफली भी हैंडल कर सकते हैं। और जो मतलब कि एक्सपेंसिव होते हैं उनकी जो हैंडलिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग जो मतलब कि अपॉइंट किए जाते हैं, जो भी सीनियर ऑफिसर है, जो ज़्यादा महंगी चीज़ है उसको ज़्यादा लोगों को हर एक वर्कर को नहीं वो उसको हैंडल कर सकता। तो इसमें मटेरियल पहले से कैटेगराइज होगी, सबको अपॉइंट कर दिया भी ये पर्सन इसको हैंडल करेगा, इस तरह से हैंडलिंग इसकी ईजी हो जाती है कि हमें पता है कि कौन कौन सी कैटेगरी की क्या क्या स्टॉक है। उसके बाद जो स्टॉक कंट्रोल होता है, अब जो मतलब कि स्टॉक होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, जिसके कारण उसको ज़्यादा मेंटेन करना, उसको मैनेज करना इजी हो जाता है, उस पर कंट्रोल है, तो उसके जो चांसेस होते हैं कि वो खराब हो जाएगा या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आने पे लॉस हो सकता है, वो चांसेस क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके कारण अब ये कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है अलग अलग, तो प्लानिंग करनी बहुत इजी हो जाती है, और जिससे क्या होता है प्लानिंग इजी हो जाती है, उसके कारण टर्नओवर भी अच्छा मिलता है। प्लानिंग कैसे इजी हो जाएगी, अब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली हम घर पे भी अपना जैसे कोई भी चीज़ है नॉर्मली कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे ईटेबल्स की अलग बना दी, ठीक है, कॉस्मेटिक्स की अलग बना दी, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं उनकी अलग बना दी, तो उसको मैनेज करना ईजी हो जाता है, हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, जिसके कारण जो वर्किंग है वो भी इजी हो जाती है। वर्किंग इजी होने के कारण आगे प्रॉफिट होता है, टर्नओवर भी बढ़िया होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्रेडिंग सिस्टम हो जाता है ना, इस ग्रेडिंग सिस्टम के कारण बहुत ही ज़्यादा हर तरह के प्रोडक्ट को उसी वे से हैंडल किया जाता है, और उसी वे से उसको हम मतलब कि फोरकास्ट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे हम रिकॉर्ड में रखें, किस तरह से और कितना स्टॉक मंगवाए, तो वो चीज़ हैंडलिंग में ही आ जाती है, हैंडलिंग करनी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। ये हो गए इसके एडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस, इसमें ग्रेडिंग की जाती है। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आज हमने किया है न्यू टॉपिक इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में हमने पहले पढ़ा इन्वेंट्री क्या होता है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ जितना रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मशीनरी है, लुब्रिकेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उन सबका सम मिला। ठीक है, किस लिए किया जाता है, स्मूथ बिजनेस रन करने के लिए, ठीक है, एफिशिएंट वे से बिजनेस को रन करने से के लिए ये बहुत असेंशियल है। अब कंट्रोल क्या होता है, इन्हीं सब चीज़ों का जो स्टॉक है उसको मेंटेन करके रखना, ताकि हम फ्यूचर में हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो और सेल। उसके बाद इसके फंक्शंस किए थे हमने, टू असेस द मटेरियल रिक्वायरमेंट, सिस्टमैटिकली मटेरियल असेस होएगा, ठीक है, और वो लोएस्ट कॉस्ट पे अवेलेबल होगा, सफिशिएंट स्टॉक उसका हमेशा मेंटेन रहेगा, मैनेज रहेगा, ठीक है, और उसका फोरकास्ट होती रहेगी, उसकी अवेलेबिलिटी भी अनुमान लगा रहेगा कि कौन सा हमने आगे ऑर्डर करना है, कौन सा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्यों किया जाता है कि हम एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ना करते रहे, ऐसा ना कि जहाँ पे जरूरत है सिर्फ 10 वर्कर्स की और हमने 30 वर्कर्स रख रखे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट उसकी प्रॉपरली हमें पता है ना कि हमें यहाँ पे कितना काम रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉय रखेंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट ना हो, ठीक है, वेस्टेज भी ना हो, कम हो वेस्टेज, और बेटर सर्विसेज, जब उसको चाहिए सर्विसेज वो उसको अवेलेबल हो कस्टमर को। उसके बाद हमने इसकी टेक्निक्स पढ़ी, ये डिफरेंट टेक्निक्स है, ठीक है, जिसमें से हमने एबीसी एनालिसिस टेक्निक है, ये आज हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो बाकी टेक्निक्स हैं वन बाय वन करके हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, इन टेक्निक्स को, ठीक है, और ये टेक्निक्स के बाद ये चैप्टर फिनिश होएगा वन बाय वन करके। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें एबीसी एनालिसिस, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड बीपीडी एनालिसिस, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लर्न करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।